हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अब तक कि हमने डाइवर्जेंस से क्या समझा, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है। डाइवर्जेंस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कोई भी वेक्टर फील्ड में, किसी भी एक वेक्टर फील्ड में अगर मुझे डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने बोले तो जो वेक्टर फील्ड में जो पॉइंट के अक्रॉस मुझे डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने बोला गया है, जो डाइवर्जेंस होता है वो पॉइंट का फंक्शन होता है। तो वेक्टर फील्ड में अगर एक सर्टेन पॉइंट के अक्रॉस, एक पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस अगर मुझे डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने बोले तो जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा उसके अक्रॉस मैं ड्रॉ करूँगा इन्फाइनाइटेसिमल वॉल्यूम। और वो जो इन्फाइनाइटेसिमल वॉल्यूम है उसमें मैं नोट करूँगा कि उसमें आउटगोइंग वेक्टर फील्ड कितनी है। अगर आउटगोइंग वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होता है और इनकमिंग वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर कम होता है तो उस केस में जो डाइवर्जेंस होता है वो होता है पॉजिटिव। सिमिलरली अगर आउटगोइंग वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर कम होता है और इनकमिंग वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो डाइवर्जेंस होता है वो होता है नेगेटिव। सिमिलरली अगर इनकमिंग वेक्टर फील्ड और आउटगोइंग वेक्टर फील्ड दोनों बराबर में होते हैं तो उस केस में डाइवर्जेंस होता है वो होता है जीरो। मगर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो हमने ये यहाँ से तो हमें ये पता चलता है कि डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। यहाँ पर ये हमें पता चलता है कि अगर आउटगोइंग वेक्टर फील्ड ज़्यादा है तो डाइवर्जेंस पॉजिटिव, वरना डाइवर्जेंस नेगेटिव होगा अगर आउटगोइंग वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है तो। मगर जब हम लोग डाइवर्जेंस को जब हम लोग एक्चुअली जब कंप्यूट करेंगे तो उस केस में जिस पॉइंट के अक्रॉस हम लोग डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है तो पॉइंट के अक्रॉस हम लोग ड्रॉ करेंगे इन्फाइनाइटेसिमल वॉल्यूम। और वो जो इन्फाइनाइटेसिमल वॉल्यूम होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे नेट सरफेस इंटीग्रल, या फिर बोल सकते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल, या फिर बोल सकते हैं नेट आउटगोइंग फील्ड। और वो जो नेट सरफेस इंटीग्रल होगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे यूनिट वॉल्यूम से, या फिर बोल सकते हैं इन्फाइनाइटेसिमल वॉल्यूम से, जिसके वजह से जो पॉइंट के अक्रॉस जो डाइवर्जेंस होगा वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे तीन एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे। और ये तीनों जो एक्सिस है वो कम्प्लीटली सराउंडेड है वेक्टर फील्ड से। यहाँ पर हमने कंसीडर किया वाई एक्सिस, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस माना और यहाँ पर हमने जेड एक्सिस माना। और ये तीनों जो एक्सिस है वो पूरी तरीके से सराउंडेड है वेक्टर फील्ड से। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन्फाइनाइटेसिमल वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने इन्फाइनाइटेसिमल वॉल्यूम कंसीडर किया है। और ये इन्फाइनाइटेसिमल वॉल्यूम में इनकमिंग वेक्टर फील्ड होगी और आउटगोइंग वेक्टर फील्ड होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये वॉल्यूम के डायमेंशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली जो लेंथ है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं डी एक्स, ये वाली जो लेंथ है उसको हमने कंसीडर किया डी जेड, ये वाली जो लेंथ है उसको हमने कंसीडर किया डी वाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो वॉल्यूम है इसको हम लोग थोड़ा और एनलार्ज कर लेते हैं और थोड़े और पैरामीटर्स कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वॉल्यूम है इसको हमने एनलार्ज करके कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया। यहाँ पर ये वॉल्यूम को हमने एनलार्ज करके कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया। यहाँ पर ये जो लेंथ है वो है डी एक्स, ये है डी जेड, और ये पीछे वाली जो लेंथ होगी वो होगी डी वाई। यहाँ पर अगर हम लोग सर्फेसेस देखें, ये वाली जो सर्फेस है इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं S1, ये वाली S2, टॉप वाली S3, बॉटम वाली S4, फ्रंट वाली S5, बैक वाली S6। तो यहाँ पर हमें टोटल 6 सर्फेसेस मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो वॉल्यूम है, जैसे कि मैंने बोला है जो तीनों जो एक्सिस वो पूरी तरीके से सराउंडेड है वेक्टर फील्ड से। तो ये जो वॉल्यूम होगा ये वॉल्यूम में वेक्टर फील्ड इनकमिंग भी होगी और आउटगोइंग भी होगी। तो हम लोग मान लेते हैं जो S1 सरफेस है, ये जो S1 सरफेस है, ये S1 सरफेस में हमने कंसीडर किया एक पर्टिकुलर पॉइंट, और ये पर्टिकुलर पॉइंट से एक वेक्टर फील्ड एंटर कर रही है ये वॉल्यूम के अंदर। तो जो पर्टिकुलर जो वेक्टर फील्ड है उसको हमने कंसीडर किया एफ वेक्टर। ऐसी तो बहुत सारी वेक्टर फील्ड होगी जो कि S1 सरफेस से अंदर आएंगी, मगर हमने कॉन्सेप्ट को सिंपल रखने के लिए यहाँ पर हमने सिर्फ एक वेक्टर फील्ड कंसीडर की है जो कि ये पॉइंट से ये वॉल्यूम के अंदर आ रही है, जिसको हमने कंसीडर किया एफ वेक्टर फील्ड। तो ये जो एफ वेक्टर फील्ड होगी इसके 3 कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा और जेड कंपोनेंट होगा। तो जो वेक्टर फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है वो ये वाला कंपोनेंट है, और जो वाई कंपोनेंट है वो ये वाला कंपोनेंट, और जो जेड कंपोनेंट है वो ये वाला कंपोनेंट है। तो जो वेक्टर फील्ड का जो वाई कंपोनेंट और जो जेड कंपोनेंट होगा वो डाइवर्जेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों जो कंपोनेंट है वो S1 सरफेस के साथ पैरेलल है। और बेसिकली पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना होता है डाइवर्जेंस, तो हम लोग कंसीडर करते हैं इनकमिंग वेक्टर फील्ड और आउटगोइंग वेक्टर फील्ड। तो यहाँ पर जो इनकमिंग वेक्टर फील्ड होगी वो होगी एफ एक्स, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों जो वेक्टर फील्ड होगी ये दोनों जो कंपोनेंट हो गए वेक्टर फील्ड के एफ वाई और एफ जेड, ये दोनों कंपोनेंट डाइवर्जेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो S1 सरफेस होगी, ये S1 सरफेस पे ऐसी बहुत सारी वेक्टर फील्ड होगी जो कि वॉल्यूम के अंदर आएंगी, मतलब ये S1 सरफेस से एंटर करेंगी ये वॉल्यूम के अंदर। तो सभी वेक्टर फील्ड के एफ वाई, एफ जेड और एफ एक्स कॉम्पोनेंट हो गए, जिसमें से सभी वेक्टर फील्ड के जो एफ वाई कॉम्पोनेंट और जो एफ जेड कॉम्पोनेंट हो गए वो कैंसिल हो जाएंगे। तो सभी वेक्टर फील्ड के जो एफ एक्स कॉम्पोनेंट है उसको हम लोग कैसा कैलकुलेट करें, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये वाली जो वेक्टर फील्ड का जो एफ एक्स कॉम्पोनेंट है उसको हम लोग ये S1 सरफेस पर कर देंगे इंटीग्रेट, जिसके वजह से जितनी भी जो वेक्टर फील्ड होगी जो कि S1 सरफेस से अंदर करेगी, मतलब ये S1 सरफेस से ये वॉल्यूम के अंदर एंटर करेगी, सभी वेक्टर फील्ड के हमें मिल जाएंगे एक्स कॉम्पोनेंट।
तो हम लोग लिख सकते हैं फील्ड एंटरिंग थ्रू दी S1 वो हो जाएंगी एफ एक्स इंटू डी वाई डी जेड। यहाँ पर ये जो डी वाई क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें डी वाई यहाँ पर ये जो हमने जो S1 सरफेस कंसिडर किया उसकी ये वाली जो लेंथ है वो है डी वाई, और यहाँ पर ये वाली जो लेंथ होगी वो होगी डी जेड, ये वाली लेंथ। सिमिलरली अगर हम लोग देखें S2 सरफेस, यहाँ पर अगर हम लोग S2 सरफेस कंसिडर करें तो जो S2 सरफेस होगी ये S2 सरफेस से भी कोई वेक्टर फील्ड होगी जो कि S2 सरफेस से बाहर निकलेगी। तो हम लोग मान लेते हैं ये जो एफ डैश वेक्टर फील्ड है वो ये S2 सरफेस से बाहर निकल रही है। तो अगर हम लोग देखें ये जो एफ डैश वेक्टर फील्ड है इसके तीन कंपोनेंट हो गए, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली जो वाई कंपोनेंट और जो जेड कंपोनेंट होगा वो डाइवर्जेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये जो एफ डैश वेक्टर फील्ड का जो एफ डैश एक्स कंपोनेंट होगा वो डाइवर्जेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि जैसे कि मैं सेम थिंग रिपीट कर रहा हूँ, डाइवर्जेंस में हम लोग कंसिडर करते हैं इनकमिंग फील्ड और आउटगोइंग वेक्टर फील्ड। तो ये जो एफ डैश एक्स कंपोनेंट होगा वो डाइवर्जेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो S2 सरफेस होगा उसमें एफ डैश जैसी बहुत सारी वेक्टर फील्ड होगी जो कि S2 सरफेस को लीव करेंगी। सभी वेक्टर फील्ड के एफ डैश एक्स कॉम्पोनेंट हो गए और जो वाई कॉम्पोनेंट और जो जेड कॉम्पोनेंट हो गए वो डाइवर्जेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो गए। तो सभी वेक्टर फील्ड के एफ डैश एक्स कॉम्पोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेक्टर फील्ड एफ डैश है उसका जो एक्स कॉम्पोनेंट है एफ डैश एक्स कॉम्पोनेंट उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे ये S2 सरफेस के ऊपर। तो हम लोग बोल सकते हैं फील्ड लिविंग थ्रू S2 सरफेस वो बराबर में होगी एफ डैश एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर ए, ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर बी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो एफ डैश एक्स वैक्टर फील्ड होगी, ये जो एफ डैश एक्स वैक्टर फील्ड होगी और ये जो एफ एक्स वैक्टर फील्ड होगी, ये दोनों ये एफ डैश वैक्टर फील्ड और ये एफ वैक्टर फील्ड दोनों के जो एक्स कॉम्पोनेंट है एफ डैश एक्स एफ एक्स दोनों के बीच में होगा डिफरेंस। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परफॉर्म करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और जो डी एक्स होगा उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके वजह से ये जो एफ डैश एक्स वैक्टर फील्ड, ये जो एफ डैश एक्स वैक्टर फील्ड और ये जो एफ एक्स वैक्टर फील्ड है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें पता चल जाएगा। इनफैक्ट हमें ये पता चल जाएगा कि जो एफ डैश एक्स वैक्टर फील्ड है वो एफ एक्स वैक्टर फील्ड के कंपेरिजन में कितनी ज़्यादा बड़ी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें क्या कंसीडर करना होगा, हमें पता है जो एफ डैश एक्स वैक्टर फील्ड होगी वो एफ एक्स वैक्टर फील्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, एफ डैश एक्स वैक्टर फील्ड एफ एक्स वैक्टर फील्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, या फिर बोल सकते हैं एफ डैश एक्स कॉम्पोनेंट एफ एक्स कॉम्पोनेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो जो एफ डैश एक्स कॉम्पोनेंट होगा वो कितना ज़्यादा होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें परफॉर्म करना होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स। क्योंकि अगर हम लोग देखें जो एक्स एक्सिस है उसकी डायरेक्शन में जो चेंज, जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग प्रोपागेट कर रहे हैं तो उस केस में जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा उसी में ही होगा डिफरेंस, या फिर बोल सकते हैं जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा उसी में ही होगा चेंज। तो वो चेंज को फाइंड आउट करने के लिए हमें कंसीडर करना होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो एफ डैश एक्स वैक्टर फील्ड होगी, हम लोग बोल सकते हैं ये जो एफ डैश एक्स वैक्टर फील्ड होगी वो एफ एक्स वैक्टर फील्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा एफ डैश एक्स वैक्टर फील्ड का वो कुछ इतना होगा, या फिर एफ डैश एक्स वैक्टर फील्ड एफ एक्स के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग परफॉर्म करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वैक्टर फील्ड रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स। तो इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि जो एफ एक्स वैक्टर फील्ड है एफ एक्स वैक्टर फील्ड के साथ अगर हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स, अगर हम लोग ये वाले टर्म को अगर हम लोग ऐड कर दें तो उसके बाद ये जो एफ डैश एक्स वैक्टर फील्ड और जो एफ एक्स वैक्टर फील्ड होगी, या फिर जो दोनों कॉम्पोनेंट हो गए एफ डैश एक्स कॉम्पोनेंट और एफ एक्स कॉम्पोनेंट दोनों एक दूसरे के बराबर में हो जाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो एफ डैश एक्स कॉम्पोनेंट होगा उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर बी में। तो जब हम लोग एफ डैश एक्स कॉम्पोनेंट को इक्वेशन नंबर बी में पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एफ एक्स प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें मिल रही है इनकमिंग वेक्टर फील्ड, और जो इनकमिंग वेक्टर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इतना है, और जो आउटगोइंग वेक्टर फील्ड है फील्ड लिविंग थ्रू दी S2 जिसको हम लोग बोल सकते हैं आउटगोइंग वेक्टर फील्ड, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वही इतना। तो यहाँ पर हमें नेट वेक्टर फील्ड मिलेंगी। तो नेट वेक्टर फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर ये वाली जो इनकमिंग वेक्टर फील्ड है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे आउटगोइंग वेक्टर फील्ड के साथ, जिसके वजह से हमें मिल जाएंगी नेट वेक्टर फील्ड। तो जो नेट वेक्टर फील्ड होगी वो बराबर में होगी एफ डैश एक्स डी वाई इंटू डी जेड एफ एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। तो यहाँ पर ये जो एफ डैश एक्स है उसके जगह पुट कर देंगे, जैसे कि मैंने बोला था ये वाली जो वेक्टर फील्ड होगी जो कि एंटर कर रही है S1 सरफेस में, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाली वेक्टर फील्ड के साथ। तो अल्टीमेटली हमें जो मिलेगा आउटकम, हमें मिलेगा एफ डैश एक्स डी वाई इंटू डी जेड माइनस एफ एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड।
तो यहाँ पर ये जो एफ डैश एक्स है उसकी जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा एफ एक्स प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स, और ये जो डी वाई डी जेड होगा वो एज इट इज़ होगा। सिमिलरली नेगेटिव साइन एज इट इज़ एफ एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे एफ एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। यहाँ पर इसके आगे अगर हम लोग सॉल्व आउट करें ये रिलेशन को, तो ये जो एफ एक्स होगा उसको हम लोग डी वाई और डी जेड के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा एफ एक्स डी वाई इंटू डी जेड। सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई और डी जेड के साथ, तो हमें मिल जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, और ये जो नेगेटिव साइन होगी वो होगी एज इट इज़ एफ एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, ये भी होगा एज इट इज़। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एफ एक्स डी वाई डी जेड प्लस एफ एक्स डी वाई डी जेड और यहाँ पर माइनस एफ एक्स डी वाई डी जेड, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें जो आउटकम निकल के आएगा वो आएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं रिलेशन 1 या फिर बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर ये रिलेशन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये रिलेशन हमें इंडिकेट कर रहा है नेट आउटगोइंग फील्ड अलॉन्ग विद दी एक्स एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस पर जो नेट आउटगोइंग फील्ड होगी वो कुछ इतनी होगी। सिमेट्रिकली हम लोग प्रूव कर सकते हैं जो नेट आउटगोइंग फील्ड होगी वाई एक्सिस के थ्रू वो बराबर में होगी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली जो नेट आउटगोइंग फील्ड होगी जो कि जेड एक्सिस के थ्रू पार होगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो फ्रंट सरफेस और जो बैक सरफेस होगी उससे पार होगी, उसको हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड विद रेस्पेक्ट टू जेड इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगी नेट आउटगोइंग फील्ड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये है नेट आउटगोइंग फील्ड फ्रॉम अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस, नेट आउटगोइंग फील्ड अलॉन्ग विद वाई एक्सिस, नेट आउटगोइंग फील्ड अलॉन्ग विद जेड एक्सिस। तो यहाँ पर जब हम लोग ये नेट आउटगोइंग फील्ड को जो कि एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, ये नेट आउटगोइंग फील्ड को जब हम लोग कंबाइन कर देंगे या फिर ऐड कर देंगे तो उस केस में हमें मिल जाएंगी नेट आउटगोइंग फील्ड फ्रॉम द एंटायर वॉल्यूम। तो उस केस में हमें आउटकम मिलेगा डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू जेड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला रिलेशन, अगर हम लोग देखें ये वाला रिलेशन डी एक्स डी वाई डी जेड, ये नेट आउटगोइंग फील्ड है फ्रॉम एंटायर वॉल्यूम। डी एक्स डी वाई डी जेड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डिफरेंशिएशन एफ वाई का और पार्शियल डिफरेंशिएशन एफ जेड का विथ रेस्पेक्ट टू जेड, ये पूरा जो रिलेशन है हमें इंडिकेट कर रहा है नेट आउटगोइंग फील्ड फ्रॉम द एंटायर वॉल्यूम। और हमें पता है डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि नेट आउटगोइंग फील्ड कितनी है एक यूनिट वॉल्यूम में से इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम में से, और वो जो इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो उस केस में वो जो पर्टिकुलर पॉइंट का जो डाइवर्जेंस होगा वो हमें मिल जाएगा। तो जो डाइवर्जेंस होगा वेक्टर फंक्शन का बराबर में होगा नेट आउटगोइंग फील्ड डिवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यूनिट वॉल्यूम कितना होने वाला है, यहाँ पर हमने जो वॉल्यूम कंसीडर किया था वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल हमने कंसीडर किया था, ये वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हमने इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल कंसीडर किया था जो कि था डीवी, और ये जो डीवी वॉल्यूम होगा बराबर में होगा डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड के। तो ये जो वॉल्यूम का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना है और ये इसके बराबर में डी एक्स डी वाई डी जेड के। तो जब हम लोग डीवी के जगह पुट करेंगे, इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम के जगह पुट करेंगे डी एक्स डी वाई डी जेड, यहाँ पर ये जो यूनिट वॉल्यूम है इसके जगह हमें पुट करना होगा डी एक्स डी वाई डी जेड। तो जब हम लोग यूनिट वॉल्यूम की जगह डी एक्स डी वाई डी जेड पुट करेंगे और नेट आउटगोइंग फील्ड की जगह हम लोग ये वाला पूरा टर्म, ये वाला पूरा रिलेशन पुट करेंगे, तो उस केस में जो डिनोमिनेटर का जो डी एक्स डी वाई डी जेड होगा वो ये वाले डी एक्स डी वाई डी जेड को कैंसिल कर देगा। अल्टीमेटली हमें जो डाइवर्जेंस मिलेगा वेक्टर फंक्शन का वो बराबर में होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड विद रेस्पेक्ट टू जेड। इसके आगे हम लोग अरेंज करके ये रिलेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर आई कैप पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस यूनिट वेक्टर जे कैप पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू वाई प्लस यूनिट वेक्टर के कैप पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू जेड। उसके बाद यहाँ पर ये जो वेक्टर फंक्शन होगा वो एफ एक्स यूनिट वेक्टर आई कैप, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हम लोग कंसीडर करेंगे, एफ एक्स यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस एफ वाई यूनिट वेक्टर जे कैप एफ वाई यूनिट वेक्टर जेड कैप, आई मीन एफ जेड यूनिट वेक्टर के कैप, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं डायल ऑपरेटर, जिसको हम लोग ये वाली सिंबल से शो करते हैं, इसको नेबला ऑपरेटर भी बोलते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली जो डॉट साइन होगी उसको हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे, और ये वाला जो फंक्शन है वो है वेक्टर फंक्शन जो कि एफ एक्स यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस एफ वाई यूनिट वेक्टर जे कैप प्लस एफ जेड यूनिट वेक्टर के कैप। इसके आगे हमें मिल जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, या फिर बोल सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर फील्ड अलॉन्ग विद द डायल ऑपरेटर।
तो यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ पर जो डाइवर्जेंस होता है कोई भी वेक्टर फील्ड का वो एक्जैक्टली बराबर में होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर फील्ड अलॉन्ग विद द डेल ऑपरेटर। तो जब हम लोग गॉसेस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म कंसीडर करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो उस केस में आपको जो डाइवर्जेंस का जो एक्चुअल मतलब है या फिर जो डाइवर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।